मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बिहार बोर्ड की परीक्षा हो या जिंदगी की परीक्षा, बस जीत तुम्हारी है, बस जीत तुम्हारी है। बस ये लगे रहो, बस लगे रहो। सो हाय, वेलकम टू लर्निंग 5 बिहार बोर्ड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा बच्चों। तो आप लोगों के लेकर के आ गया हूं बच्चों आज का जो है लेक्चर्स रियल नंबर जो है बच्चों, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, विद कॉन्सेप्ट के साथ कंप्लीट आपके जो बुक के क्वेश्चंस है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल बुक है, उनके कंप्लीट सॉल्यूशंस मैं आपको करवाने वाला हूं इस वीडियोस में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है बच्चों। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आज का हमारा गोल क्या है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड योर गोल, है ना, देन अचीव योर मिशन, राइट। आपको अपनी गोल अचीव करने के लिए पहले आपको टारगेट सेट करना पड़ता है, आपको गोल सेट करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा इस क्लास का गोल है बच्चों, वो आपके सामने ये है ना। जो गोल्स है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके हमारा वो क्या है, परिमेय संख्या, है ना। सबसे पहले हम कवर क्या करने वाले हैं, परिमेय संख्या। देखो बच्चों, आपने ये चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना, क्लास 9th में ही, है ना, कि परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। राइट नो जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो देखो, वास्तविक संख्याओं को करने से पहले आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आज आप जीरो क्लासेस देख रहे हो, राइट। जीरो से आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट को साथ लेकर के चल रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। ये क्लास देखने के बाद आप 100% श्योर हो जाओगे कि आप ये कहोगे, यस सर मुझे आता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। ये आप क्लास 8 से ही स्टार्ट कर देते हो पढ़ने को, है ना। उसके बाद हम समझेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, देन हम समझेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है। उसके बाद जो क्लास 10th में जो मोस्ट कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, राइट। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और उसके बाद जो है अंकगणित की आधारभूत परिमेय जो है, ये आपको एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले इन पॉइंट की ध्यान में और अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। फिर हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट डीएनए, यानी कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले, राइट। तो कंप्लीट वीडियो देखो। ये सारे टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आज के बाद नहीं आने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राइट। बहुत ही प्यारा सेशन है और बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कर दो, क्योंकि ये जो चैनल है ना आपको लर्निंग 5 बिहार बोर्ड्स, ये आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है और बिहार के स्टूडेंट के लिए ही डेडिकेटेड है, राइट। तो आप जितने अपने दोस्त हैं, जितने आपके सर्कल हैं, सबको आप शेयर करो बच्चों, है ना, जिससे कि आपके फ्रेंड भी आपके साथ कंपटीशन करके एकदम पढ़ाई को बूस्ट अप करेगा, राइट। चलिए, तो सबसे पहला क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है क्या? जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि वो है क्या। देखो, परिमेय संख्या यानी हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो आपने पढ़ा होगा कि 3/4 पढ़ा होगा, है ना, 2/1 पढ़ा होगा, 2/5 पढ़ा होगा, 2/7 पढ़ा होगा। ये क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। पहले आपने फ्रैक्शन के नाम से समझा था, लेकिन आप जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है ना, आप इसका नाम भी बदलता जा रहा है। अब हम उसको क्या पढ़ लेते हैं, अब हम उनको रैशनल नंबर पढ़ते हैं, यानी क्या बोलते हैं बच्चों, परिमेय संख्या बोलते हैं, राइट। तो थोड़ा सा मैं पहले इसकी देखो, जैसे आपने सबसे पहले आपने क्या पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा होगा बच्चों? नेचुरल, राइट। आपको थोड़ा सा मैं डिटेल लेकर के चल रहा हूं। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा, है ना। क्या होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक संख्या होता है बच्चों, है ना, प्राकृतिक संख्या। ये आपने सबसे पहले बहुत जीरो वाले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, है ना। जैसे 1 होता है, 2 होता
होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या, यानी क्या पढ़ते हैं उसको, नेचुरल नंबर। फिर आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है बच्चों, जो आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो क्या होता है बच्चों, हम उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ा होगा। ठीक है जी, अब आ जाओ जी, हमने क्या पढ़ा, गिनती पढ़ लिया। गिनती के जितने भी संख्या होता है उसी को तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों, 1 है। और अगर आपसे सबसे बड़ा पूछ दे तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, फटाफट चैट भी करो बच्चों, जिससे कि पता तो चले कि आपके अंदर जोश मीटर कैसा है। चैट में भी बोला करो, है ना। चलो तो बताओ मुझे फटाफट चैट सेक्शन में कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है ना। यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग योर कमेंट राइट नाउ, दैट्स गुड। चलो अब आते हैं होल नंबर के ऊपर। होल नंबर क्या होता है बच्चों, होल नंबर क्या होता है, जो गिनती की जितनी भी संख्या हो उससे पहले अगर हम 0 लगा दें तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होल नंबर बोल देते हैं, यानी पूर्ण संख्या बोल देते हैं। ठीक है, अब यहां भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप 0 बोलोगे, और सबसे बड़ा क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अच्छा, तो ये आपने नेचुरल नंबर सीखा, होल नंबर सीख लिया, दैट्स गुड। अब आओ जी परिमेय संख्या पे। अब देखो परिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q यानी अंश बाय हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अंश ऊपर वाले को बोलते हैं बच्चों, और हर क्या होता है, नीचे वाले को बोलते हैं। यानी वैसी संख्या जिसको हम अंश बाय हर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। अंश और हर तो याद रहेगा ही रहेगा, अंश और हर याद तो रहेगा ही रहेगा, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हिंदी में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यानी वैसी संख्या होगा जैसे, तो कैसा होगा, मान लो हमने 3 लिखा, 5 लिखा, अच्छा ये होता है। 3 को तो सर अंश बोलते हैं और 5 को क्या बोलते हैं, हर। अच्छा, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं, इसी को तो इंग्लिश में फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, विन के नाम से भी जानते हैं ना। लेकिन कंडीशन आगे बढ़ती है, कंडीशन आगे बढ़ती है, तब क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या होगा। समझ लो बात को। तो अब थोड़ा सा और कंसेप्ट को आगे बढ़ाओ। वैसी संख्या जिसको हम अंश बाय हर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। बात समझ आया, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्लियर। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। कह रहे वे संख्याएं जिन्हें p/q यानी अंश बाय हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p को हम लोग क्या बोले थे, अंश, और q को बोले थे हर। एक पूर्णांक है, कोई भी धनात्मक संख्या हो सकता है, ऋणात्मक संख्या हो सकता है ना। अच्छा हो, और जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है बच्चों वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या होगा सर, एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, देखो जैसे क्या लिखे हुए 1 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं, बता, है कि नहीं। आप बोलोगे सर अंश तो है, हर कहां है, जी नहीं, हर इसके नीचे बच्चों हम 1 डाल सकते हैं, तो ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। समझ रहे हो, ये भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 2 बताओ जी, 2 बताओ जी, 1 तो आ गया, 2 बताओ जी, यस 2 भी है बच्चों। इसके नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं ना, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारा नेचुरल नंबर है, क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अच्छा, दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, होल नंबर। क्या बोल सकते हैं बच्चों, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। जितने भी पूर्ण संख्या है ना, वो सभी क्या है बच्चों, वो सभी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है।
और जितने भी सम संख्या है, जितने भी विषम संख्या है, ये सभी क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या होता है। तो आई होप आपको परिमेय संख्या डेप्थ में समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं, फटाफट चैट सेक्शन में बताओ बच्चों। और आपको समझ में आ रहा है ना, तो फटाक से बच्चों एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर दो, प्यारा सा इमोजी के साथ। जो भी आपको इमोजी पसंद है उस इमोजी के साथ एक कमेंट तो बनता है बच्चों, कमेंट तो बनता है आपका, है ना। चलिए तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट जरूर चेक करूंगा और उसका रिप्लाई देने का भी कोशिश करूंगा, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला क्या है, फटाफट देखो जी। नेक्स्ट स्लाइड आ जाओ। अब आ जाओ बच्चों, हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या। वाह, अब हमें क्या समझना है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, यानी इरेशनल नंबर। तो अभी हमने समझा रैशनल नंबर क्या होता है, तो अब जिसका अपोजिट ही कह सकते, सिंपल। जो परिमेय संख्या नहीं है उसी को तो बोलेंगे, उसी को तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, जो परिमेय संख्या नहीं है उसे बोल देंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन समझिए कैसे, देखो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ये आपने पढ़ा होगा रूट, है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट, है ना, जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी परिमेय संख्या आ जाए, सॉरी क्या है, परिमेय संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए। अब आगे अभाज्य संख्या, अभाज्य, है ना, अभाज्य, 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 अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग परिमेय, एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा ये क्लियर करूं आपको, पहले ये क्लियर कराऊं फिर मैं आपको ये चीजें समझाता हूं। अभाज्य संख्या, पहले इसको थोड़ा सा आप एक बार देखिए। कह रहे वे संख्या जिन्हें p/q रूप में नहीं लिख सकते, है ना, लिखा जा सकता, जिनका दशमलव रूप अनंत तक या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देख सकते हो बच्चों, रूट के अंदर अगर 2 होता है तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। रूट के अंदर अगर 3 होता है तो हम इसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। रूट के अंदर अगर 5 होता है तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। रूट के अंदर अगर 7 होता है तो हम उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये सभी क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब समझिए मेन इंपॉर्टेंट, अब आप इसको थोड़ा सा गौर करो, इसको थोड़ा सा गौर करो बच्चों। रूट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिखेगा, 11 दिखेगा, 13 दिखेगा, 17 दिखेगा। लेकिन ये सब है क्या, ये बच्चों प्राइम नंबर है। ये क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है बच्चों। ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो हमको क्या याद रखना है, रूट के अंदर में कोई भी अभाज्य संख्या होना, क्या होगा बच्चों, अभाज्य संख्या होगा ना, वो सभी क्या होगा बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। ये बात आपको याद रखना है कि रूट के अंदर में अगर कोई भी अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो वो सभी क्या होगा बच्चों, क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतने मैंने एग्जांपल दिया है, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखो आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, पाई बताओ, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। यस, अपरिमेय संख्या। कब, जब तक कि इसकी वैल्यू 22/7 ना लिखा है। अगर 22/7 यानी 22/7 है तब ये परिमेय संख्या है। और अगर पाई ओनली पूछा जाता है तब आप उसको अपरिमेय संख्या बोल सकते हो, ठीक है ना। तो पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आ जाए इस पे कुछ चीजें हम समझते हैं कि देखो परिमेय संख्या क्या है बच्चों, परिमेय संख्या, है ना, और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ले लेते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा बच्चों, है ना। ये आप अच्छे से याद कर लेना, है ना। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, हमने 3 परिमेय ले लिया और √2, अब ये क्या बना, अपरिमेय संख्या बना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना, परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या का सम क्या होता है बच्चों? अपरिमेय संख्या होता है। ये बात आपको याद रखना है। क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान रखो क्या कि बच्चों देखो हम यहाँ पे लिखते हैं परिमेय संख्या, है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं माइनस अपरिमेय संख्या, है ना। अब बताओ जी अपरिमेय संख्या क्या होगा, फटाफट बताओ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाव करते हैं, घटाते हैं, तो भी क्या आएगा बच्चों? अपरिमेय संख्या आएगा। आप इसे याद रखें, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ओवरऑल बात आपको समझ आया होगा, क्लियर आया होगा कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या, है ना। दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो पर भी अपरिमेय संख्या आएगा। दो अपरिमेय संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पर भी अपरिमेय संख्या होगा। हाँ, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो उसमें चीजें बदल जाती है, उसमें चीजें बदल जाती है। सेम परिमेय संख्या है तब तो वो रैशनल दे देगा, डिफरेंट है तो इरेशनल देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखो बच्चों √2 है अपने पास, है ना, और √2, दोनों √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 देगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो सेम अपरिमेय संख्या को अगर आप गुना करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तब आपको क्या देगा? परिमेय संख्या देगा। तो ये बात ध्यान रखना, सेम होगा तब देगा, समझ रहे हो? सेम होगा तब देगा, है ना। और अगर डिफरेंट होता है तो कभी नहीं देगा। से देख लो, डिफरेंट के लिए देख लो, अगर आपके पास √2 है और हमने क्या ले लिया? √3 ले लिया। देखो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो अब दोनों को अगर आप गुना करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा? √6 होगा। और √6 क्या है बच्चों? ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन आगे जाके इन चीजों को और भी डिटेल समझेंगे, अभी बस आप ये समझे कि नहीं कि अगर दो मल्टीप्लाई में दो सेम अपरिमेय संख्या आ जाता है तो आपका परिमेय देगा। इसके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता ही, आपका जो पेपर है बच्चों, बिहार बोर्ड का जो गवर्नमेंट पेपर डिजाइन करता है, वो आपको पता है कि आपके 50 एमसीक्यूज होते हैं आपके फाइनल एग्जाम में, यानी 100 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से 50 आपको सॉल्व करना पड़ता है। उसमें आपको इनके डेप्थ कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर डेप्थ में पढ़ के जाते हो ना, और आप देख ही रहो कितना डेप्थ में आपको करवा रहा हूं, टॉपिक के काफी डेप्थ तक जा रहा हूं, जिससे कि आप एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक पढ़ रहे हो, जैसे केसी सिन्हा का पढ़ रहे हो, आप आलोक का पढ़ रहे हो, भारती भवन का पढ़ रहे हो, किसी भी राइटर का पढ़ रहे हो, तो आप इस लेक्चर को देख करके जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आप करके आओगे, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखो बच्चों अगले स्लाइड में क्या है हमारा, अब हम समझेंगे जो फाइनली हमारा आज का लेक्चर का नाम है वास्तविक संख्या। अभी तो हम प्रीवियस नॉलेज पे ही थे, बट अब आ गए हम लोग अपनी क्लास 10th के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आई होप आप चीज समझ पा रहे होंगे, राइट। सो सबसे पहले हमें समझना है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, रियल नंबर किसे कहते हैं जी? रियल नंबर पढ़ तो रहे हैं ना जी, तो रियल नंबर कहते किसे हैं? तो अब आ जाओ जी, अभी जो हमने पढ़ा है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो सम होता है ना, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उससे ही हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर मैं 3 ले लूं और √5 ले लूं, अब बताओ जी ये क्या हुआ? इसी को तो हम लोग बोलते हैं सर रियल नंबर। क्या बोलते हैं? बताओ ना बच्चों फटाफट, ये क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अच्छा, ये होता है रियल नंबर, डेफिनेटली इसे बोलते हैं। इसीलिए मैंने आपको 2 टॉपिक पहले समझाया है ना, क्योंकि इसमें वो यूज हो रहा था, है ना। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी है इसका परिभाषा क्या दोगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संयोग से, जो उनके कॉम्बिनेशन से बनता है, उसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, यानी उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। आई होप चीजें कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना बच्चों। ये चीजें आप समझ पाएंगे, यानी दोज नंबर व्हिच इज कंबाइंड rational number or irrational number is called real number. Understand my point here not?
समझ पा रहे होंगे आप, क्लियर समझ आ रहा होगा, दैट्स गुड। तो ये चीजें होता है बच्चों वास्तविक संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स क्या होता है, ये देखो डिवाइड तो करना आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा, लेकिन उनको स्टेप बाय सॉल्व करके दिखाया किसने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इनके बेस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से क्या निकलता है बच्चों, एचसीएफ, है ना। एचसीएफ यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्तक निकालने के लिए विधि है। इसका कथन क्या होता है, देखो किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां b से a बड़ा होना चाहिए, उसके लिए क्या होता है, a बराबर bq प्लस r। अब ये सोच रहे हो कि सर ये a क्या है ना, इलू इलू a क्या है ना। तो देखो बच्चों a क्या है समझिए बात। इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ जाना होगा, जब आप छोटे क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। तो ये होता है हमारा भाज्य। क्या होता है, भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और यहाँ क्या होता है बच्चों, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और बाद में क्या आता है हमारा, शेष। शेषफल होता है। ये कहानी तो आपने पढ़ी होगी, ये तो पढ़ी होगी ना बच्चों। भाज्य सबसे बड़ा होता है, भाजक जिससे हम भाग देते हैं, और जो आता है हमारा भागफल, जो लास्ट में बच जाता है उसी को शेषफल बोलते हैं। अब इसके भाषा में समझिए, देखो बच्चों a जो हमारा क्या होता है, भाज्य होता है, b जो होता है हमारा भाजक होता है, q जो होता है हमारा भागफल होता है, और लास्ट में जो बच जाता है इसी को तो शेषफल बोलते हैं, इसी को शेषफल बोलते हैं। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फटाफट समझ आ गया वीडियो को, फटाफट लाइक करो बच्चों। आप लोग वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो, और आप बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ऐसे ही ढांसू लेक्चर आपको मिलेंगे, हर चैप्टर का मिलेगा बच्चों, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सबका ढांसू लेक्चर मिलने वाला है, इसी चैनल पे मिलेगा बच्चों, लर्निफाई बिहार बोर्ड का। तो जितने भी दोस्त हैं सबको फटाफट ये वीडियो को शेयर जरूर करो, है ना। चलो तो ये चीजें क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखो बच्चों आपको दो चीज ही दिया रहेगा, आपको दो चीज दिया रहेगा। एक क्या दे देगा, आपको भाज्य दे देगा, और आपको भाजक दे देगा। क्या दे देगा, भाज्य दे देगा और भाजक दे देगा, और कहेगा भागफल बताओ, शेषफल बताओ। तब सोचोगे ओ माय गॉड कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि हमको पता है कभी भी तीन चीज होता है ना तो दो चीज हमको दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो सर चार चीज है लेकिन दो ही दिया है, तो दो कैसे निकालेंगे। वेट वेट, तरीका भी समझाएंगे हम आपको, तरीका भी समझाएंगे, बने तो हो कंप्लीट वीडियोस में, राइट। लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा, बट हाँ बच्चों लेंथी हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप ये अच्छे से देख के जाते हो तो दोबारा रिवीजन करने का आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इतना डेप्थ, इतनी जहां जहां प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ वो प्रॉब्लम को भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ठीक है ना। तो बात समझ आया, हम ऐसे सोचेंगे। इवन आप भी पहली क्लास में देख रहे हो तो सोचोगे ओ माय गॉड हमें चार चीज है लेकिन दो चीज है, तो दो चीज कैसे निकालेंगे। तो उसी के लिए ये आया है बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम सॉल्व करेंगे, और आपके एक्सरसाइज 1.1 जो है ना उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन इनके बेस पे भी हैं, तो हम वहां भी कराएंगे। जैसे आपको दे देगा बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन दे देगा, ये चीजें क्लियर हुआ। जैसे मान लो आपको 350 दे दिया और आपको कहेगा कि आप इसको 7 से वो निकालो इन दोनों के बीच में, है ना। तो ये देखो बड़ा ये a हो जाएगा और ये छोटा है तो ये b हो जाएगा। तो जो बड़ा होता है a उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसको हम लोग b यानी भाजक बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, कह रहे ना a जो ग्रेटर देन b से a बड़ा होना चाहिए, यही कंडीशन है। आई होप ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों आपका क्या आ गया, अंकगणित आधारभूत परिमेय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं इसको। क्या क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या। अब आप यहाँ पे समझेंगे कि भाज्य संख्या होता है क्या। पहले तो आपको ये तो समझ में आनी चाहिए ना भाज्य संख्या क्या होता है, तभी तो समझ पाएंगे।
भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है ना बच्चों, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटा भाज्य संख्या जो होता है 4 होगा, 6 होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा बच्चों 8 होगा। ये वो संख्या है जिसको हम भाज्य बोलते हैं। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है क्योंकि 4 का 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, इसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य इंग्लिश में इनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। दोस नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, जो उससे ज्यादा गुणनखंड होता है, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। आई होप ये बात समझ में आया। इस पे भी आपके क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 में, है ना, भाज्य संख्या के ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, अगला क्या है? अभाज्य संख्या। तो मैंने आपको समझा दिया अभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। 1 और इटसेल्फ, उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। अच्छा, तो हमें कह रहा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंकगणित आधारभूत का परिमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। इसमें 2 बात था जो आपको समझना था, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो भाज्य संख्या क्लियर, अभाज्य संख्या क्लियर, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बच्चों, बहुत प्यारे से साइंटिस्ट है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो इनका जो समय काल रहा है वो 1777 से लेकर के 1855 तक का रहा है। क्या है इस टेबल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अंकगणित के आधारभूत परिमेय का एक जन्मदाता कह सकते हैं हम इनको, है ना। अंकगणित के आधारभूत परिमेय के रूप में विख्यात होने पर पहले परिमेय 1.2 का संभव सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड अल्टीमेट की पुस्तक क्लास 9 के साथ जो है इनका प्रीपोजिशन तैयार किया। क्या किया? एक जो है प्रपोर्शंस तैयार किया जो 14 के रूप में था। परंतु कह रहे कि इससे पहले उनकी उत्पत्ति जो है, कह रहे कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति, है ना, कृति कह रहे डिस्क्रिप्शंस एंड ऑर्थोथिन्स में दी थी। अपनी ये कहानी उन्होंने ये आर्टिकल्स पेस्ट किया था, यानी छापाया था। ठीक है, अच्छा कह रहे कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञ के राजकुमार, ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बच्चों, बहुत प्यारा सा, है ना। तो आप इसे अच्छे से हाईलाइट करें, और ये क्वेश्चन करने के लिए ही मैं आपको ये चीजें आपके लिए लाया हूं कि आपसे पूछा जा सकता है, बताओ गणित के राजकुमार किसे कहते हैं? गणित का राजकुमार किसे कहते हैं? तो गणित के राजकुमार क्या है बच्चों? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणित का राजकुमार कहते हैं, राइट। गणित के फादर किसे कहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मैंने राजकुमार बताया ना, गणित का फादर क्या होता है फटाफट आप सर्च करके मुझे बताना, है ना। मैं देखूंगा कितने बच्चों को पता है कि गणित का फादर किसे कहते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं। अब कह रहा है कि इनका जो नाम है ना, समय कालों के 3 महान गणितज्ञ में लिया जाता है। जैसे आर्किमिडीज है बच्चों, आर्किमिडीज है मैथ्स के फादर कहा जाता है ना, ठीक है। आर्किमिडीज होंगे, है ना। उसके बाद न्यूटन है बच्चों, ग्रेविटी के फादर्स कहते हैं उसको, है ना। फिजिक्स के, है ना, फिजिक्स के न्यूटन आपको पता ही है, एप्पल वाली कहानी तो आपको बच्चे को पता है ना। उनका योगदान इन दोनों मौलिक का योगदान में होना है ना, यानी योगदान, यानी ओवरऑल इस स्लाइड में हमने 3-4 क्वेश्चन पढ़े जो आपके एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे बनेंगे। इससे पहला कि गणितज्ञ का राजकुमार किसे कहते हैं, गणित के पिता किसे कहते हैं, है ना। जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस है, इनका जो हेल्प रहा वो न्यूटन और आर्किमिडीज के हेल्प में बहुत ही काम आया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, आपके आगे क्वेश्चन के बेस कह रहे 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF into LCM इक्वल टू क्या होगा, a into b। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो HCF मल्टीप्लाई LCM, है ना, इक्वल्स टू क्या होता है a into b, है ना। आप चाहो तो into ab लिख सकते हो,
अगर आपको एलसीएम चाहिए यानी ए बी का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो a इंटू बी अपॉन में क्या बोल सकते हो, HCF ऑफ ए बी, है ना। तो ये बात आप लिख सकते हो। या अगर आपको HCF चाहिए, ए बी का अगर आपको HCF चाहिए तो a इंटू बी अपॉन में क्या होगा बच्चों, LCM इंटू ए कॉमा बी, है ना। तो ये आपको मेन फॉर्मूलाज था और इसके बेस पे आपको ये याद रखनी है, ये बातें आपको याद रखनी है ना। कैसे, देखो समझो, है ना। अगर आपको HCF निकालना है ए बी का, ए बी कोई नंबर्स हो सकता है, उस ए बी का अगर आपको HCF निकालना होगा तो जब आपको ए बी को मल्टीप्लाई कर दो और उनके एलसीएम से डिवाइड कर दो तो आपका HCF निकल के आ जाएगा। आई होप ये बात समझ पा रहे होंगे। ये आपको फॉर्मूले हैं, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से और बहुत इजी से आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, आपके आगे उदाहरण, यानी उदाहरण जिसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमें HCF और LCM दोनों पूछ रहा है, किसके मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि के मेथड से। तो देखो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि का जो मेथड है वो है क्या, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो 96 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर दो। तो ये देखो 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, फिर ये 2 से कट रहा है तो क्या हो जाएगा 2 और ये 4, फिर ये 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो 6 हो जाएगा, अगेन ये 2 से कटेगा 3 आ जाएगा, फिर देखो बच्चों अब तो ये 3 से कटने वाला है। यानी हम ये कह सकते हैं 96 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आया जी, 1 2 3 4 5 बार आ गया ना बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका 4 और ये हो गया 5 इंटू इतना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 5 इंटू 3 का पावर 1 लिख सकते हो, ठीक है। ये आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 404 का करो जी, 404 का करो। तो सबसे पहले 2 से लगाओ, कट रहा है तो 2 से 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाओ तो कितना हो जाएगा 101। अब देखो जी किससे कटेगा, 3 से काट के देखो, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से कटेगा क्या, करके देखो। 3 से अगर मैं कोशिश भी कर रहा हूं तो ये नहीं कट रहा है ना, क्योंकि 103 यानी यही आ जाएगा। तो 101 तो आएगा ही नहीं बच्चों, है ना। तो 101 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमको क्या चाहिए जी, इसका हमें क्या पूछ रहा है कि आप HCF भी बताओ जी और LCM भी बताओ जी, है ना। चलो तो 404 का क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 को पावर 2 इंटू 101 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे समझिए बच्चों, हमें क्या करना है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है। अब ये चीज समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इससे आप बहुत आसानी से ट्रिक लगा करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लो। क्या है देखो, ये जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, इसका सबसे जो छोटा पार्ट होता है, इन दोनों में जो सबसे कॉमन छोटा पार्ट होता है वो लेते हैं HCF के लिए। तो सबसे कॉमन पार्ट क्या है, देखो बच्चों 2 का पावर 2, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा HCF है वो 4 है, क्योंकि 101 तो इसमें है ही नहीं तो ये आएगा नहीं जी, ठीक है। तो हमारा जो 4 है ना, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा HCF है। यानी हम ये कह सकते हैं 96 और 404 का जो HCF है वो 4 आएगा, ठीक है। अच्छा LCM देखो बच्चों, LCM की अगर मैं बात करूं तो LCM में क्या होता है, जो पावर होता है सबसे बड़ा वाला लिया जाता है, सबसे बड़ा वाला पावर। तो देखो इसमें क्या है, 2 का पावर 2 है और इसमें 2 का पावर 5 है, तो ये बड़ा वाला पार्ट ले लेंगे, 2 का पावर 5। अच्छा उसके बाद देखो कॉमन वाला पार्ट तो है नहीं अब, तो यहाँ क्या लिखोगे 3 लिखोगे और 101, यानी आप क्या लिखोगे 2 का पावर 5 इंटू 303। यानी अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 का पावर 5 क्या होगा बच्चों, 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा, देख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 है ना। तो 32 को आप क्या करोगे 303 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा ये आपका HCF आएगा।
सॉरी एलसीएम आएगा बच्चों। तो एलसीएम समझ में आया। एचसीएफ का ट्रिक्स क्या था इसमें, ट्रिक्स क्या है बच्चों ये याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ट्रिक्स भी आपको बहुत जरूरी है बड़े बड़े क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व करने के लिए। क्या है इसका ट्रिक ये था कि अगर एचसीएफ निकालना होगा तो अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटा वाला पावर लेते हैं, सबसे छोटा वाला कॉमन पावर लेते हैं। तो देखो इसमें 2 के पावर 5 था और इसमें 2 के पावर 2 है, तो छोटा ये हुआ ना, तो ये वाला हमने लिया। अब 3 इसमें है ही नहीं, इसमें 101 है, इसमें है ही नहीं, तो बस यही तो बचा कॉमन, तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी ट्रिक्स क्या थी एलसीएम निकालने की, जो सबसे ज्यादा पावर वाला होता है ना कॉमन, वो पहले लेते हैं। तो देखो इस दोनों में सबसे ज्यादा पावर कौन था, 2 का पावर 5 था जो मैंने लिया। उसके बाद देखो 3 का कोई कॉमन है नहीं तो 3 ही लेना पड़ेगा, 101 का कोई कॉमन है नहीं तो 101 ही लेना पड़ेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना बच्चों? दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि आपको मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए हर बात को मैं आपके साथ समझा रहा हूं और जीरो से लेकर के मैं एडवांस तक का कराऊंगा, है ना। अगर आपको ये चीज आता भी हो, कई बच्चे कहेंगे सर ये तो मुझे आता है, मुझे पता है बच्चों आपको आता होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आपके जीरो से लेकर के मुझे हीरो तक लेके जाना है। तो आप कोई कॉन्सेप्ट बीच में स्किप मत करो, जो कि आपको जीरो से हीरो तक जाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 है, यानी जिसको उदाहरण कह लो आप 4 है। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको 3 वैल्यू दे रखे। इससे पहले आपको 2 दिए थे, उसको भी कहते हैं अभाज्य गुणनखंड से निकालो। अब आपके पास 3 दिए हैं तो तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा जी। ठीक है जी, सबसे पहले 6 का करो, 6 का करोगे तो क्या हो जाएगा, यही 3 आ जाएगा ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 का क्या होगा, 2 into 3 हो गया। अच्छा उसके बाद 72 को देखो जी, तो पहले 2 से लगाओ तो 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाओ 18 दूनी 36, फिर 2 से कट जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से लगा दो, है ना, तो ये आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं 72 का 1 2 3 है ना, 2 का पावर 3 आ गया और 3 का पावर 2 आ गया जी। ठीक है, अब आपके पास 120 है, 120 का अभाज्य गुणनखंड कर दो तो 60 दूना 120, फिर 2 से करो तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। अब 2 से तो कटेगा ही नहीं, है ना, तो 3 से काटो, है ना, तो 3 पंचे 15, है ना। अब यहाँ इसको 5 से काट दो, 1 आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं 120 का 2 का पावर 3, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1, 3 का पावर 1, ये हमारा क्या निकल के आ गया बच्चों, ये देखो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूं, क्या कलर चेंज कर लूं, अच्छा लगेगा आपको देखने में। ठीक है, ये देखो जी, ये हमारा क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड और ये क्या हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब देखते हैं बच्चों, अब देखते हैं क्या है। अब हमें क्या करना था, हमें तो एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एलसीएम, राइट, और हम यहाँ क्या देख लेते हैं एचसीएफ, राइट। देखो एचसीएफ के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या, अगर आपके पास अभाज्य गुणनखंड हो तो, अभाज्य गुणनखंड होता है तो हम क्या बोले थे आपको कि आप सबसे छोटा कम पावर वाला वैल्यू देखो, जो तीनों में हो, 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो देखो सबसे तो आपके ये 2 दिख रहा है ना, 2 का पावर 1 है ना, कॉमन अब ये दिख रहा है और 3 दिख रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं 2 into 3। तो आपके जो एचसीएफ आएगा बच्चों वो 6 आ गया। ठीक है, एचसीएफ आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था, जो हाईएस्ट पावर है ना कॉमन का, पहले वो लोगे। तो हाईएस्ट पावर देखो, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है जी, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो आपका 2 का पावर 3 ले लो। ठीक है, अब 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है बच्चों, तो हाईएस्ट पावर 2 ले लो। उसके बाद 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है जी, तो 1 ही है, तो ये आपका 1 आ गया। अब देखो
2 भी यूज हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, 2 भी यूज हो गया, 3 भी यूज हो गया, है ना, 2 भी यूज हो गया, 3 भी हो गया, यानी हमारा जो आंसर होगा एल्सियम 120 ही होगा। ये तो है ना, ये वाला तो आ गया 2 का पावर 3, 5 का पावर 3 का पावर 1 और 5 का पावर, अच्छा 3 का पावर 2 है ना बच्चों, 3 का पावर 2 है तो इसको 20 नहीं आएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 दूना 24, 12 36, 360 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 360। 12 दूना 24, 12 36 है ना, 360 आपका एलसीएम आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना, आप क्लियर कर पा रहे होंगे, है ना। ये आपका क्या हो गया, 360 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा 6, 72 और 122 का, और जो आपका एचसीएफ है वो क्या आ गया बच्चों, आपका 6 आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे और अभाज्य गुणनखंड को अच्छे से एकदम मजे में सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। चलो तो बढ़े अगले स्लाइड के ऊपर। चलो अगला स्लाइड देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, तो ये आपका क्या था, अभाज्य गुणनखंड था, जिसके हेल्प से आप एचसीएफ और एलसीएम बहुत आसानी से और बहुत इजी से आपने फाइंड आउट किया है। और अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया तो फटाफट एक कमेंट कर दो बच्चों, प्यारा सा कमेंट कर दो, प्यारा सा इमोजी के साथ, है ना, या अगर आप हर्ट वाला इमोजी डालते हो तो और अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बच्चों आपके पास एक्सरसाइज, राइट। एक्सरसाइज देखो क्या है, प्रश्नावली 1.1। तो अब तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना बच्चों, उन्हीं के बेस पे ये एक्सरसाइज 1.1 है, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन में हमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी तक जो हमने करा है उसमें क्या था, अभाज्य गुणनखंड ही तो था, तो बस इसे कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड करके आप इनको बताइए, ठीक है, इन सभी का गुणनफल के रूप में। तो चलो सबसे पहले हम लोग ए में कर लेते हैं। 140 है तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कर दो, तो सबसे पहले 2 से लगाते हैं, तो 7 दूनी 14, फिर 2 से लगा दो जी, 35 दूना 70। अच्छा अब तो 2 से कटेगा नहीं जी, तो क्या करोगे, 5 से काट दो, है ना, तो 7 पंचे 35, अब ये हो जाएगा 7 से यानी 1। तो हम ये कह सकते हैं 140 का जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा, 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1, ठीक है। तो ये हमारा 140 का आ गया जी, है ना, 140 का हमने लिख दिया, 1 2 पावर 2, ठीक है। अच्छा अब 156 का देखो जी दूसरा, ये पहला था ना बच्चों और ये आपका दूसरा आ गया, ठीक है। 2 से कर दो तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 76 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाओ तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, अब 3 से कट जाएगा 1, 3 तिया 9 और ये 13 से ही कटेगा, ठीक है। तो 156 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा जी, है ना, ये आपका आ जाएगा। अच्छा क्यों, 2 का पावर यहाँ भी तो 2 है ना जी, 2 से करोगे जब तो ये आएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको 2 यानी 2 का पावर 2 आएगा, ठीक है ना, 2 का पावर 2 है ना, इंटू 3 का पावर 1 और 13 तो 13 आ जाएगा। अच्छा अब देखो आपके पास क्या है, 3825 है, इसको आप करो जी, ये थर्ड वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 5 से ही कटेगा, है ना, तो 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, बच गया कितना, 5 से 38, है ना, कितना बचा 3, तो 7 पंचे 35, 35 3 38, 3 आ गया 32 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, 6 आ जाएगा और 5 से 25, 765, फिर ये 5 से कट जाएगा, कटाओ जी, 5 का 5, 2 बच गया, 5 25, 5 15, 153 आ गया जी। अब देखो किससे कटेगा, 6 3 ना, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो, 5 15, ठीक है, 5 3 15, 3 आ जाएगा, फिर 17 3 51, 3 से काटो 17, अब ये नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, यहां लिख दूं क्या मैं, यहां लिख दूं क्या मैं, यहां लिख देता हूं बच्चों, 3825 को कैसे लिखोगे, 5 का पावर 2, 3 का पावर 2 और इंटू 17, है ना, ये आपका क्या होगा
अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। तो हमने पहला करा दिया आपको, दूसरा करा दिया बच्चों, तीसरा भी करवा दिया। पहला, दूसरा, तीसरा क्लियर हो गया आपको, समझ आ गया अच्छे से? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना बच्चों? फटाफट कमेंट सेक्शन में तो बताओ यस सर समझ आ रहा है, लिखो तो सही फटाफट। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, 505 और 729, ठीक है। चलो, तो इसका 505 का अगर मैं करूं, ठीक है, 5005 है ना, तो पहले तो 5 से ही करो, 1001 आ गया, ठीक है जी। अब आप इससे किससे करोगे तो कटेगा, किससे करोगे? ठीक है, 11 से करें क्या? 11 से करें क्या? 11 से करके देखते हैं, ऐसे कर लो बच्चों, 11 से ऐसे करके देख लेते हैं एक बार। 99 आ गया, ये क्या हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। अच्छा, 11 से हो जाएगा बच्चों, 11 को अगर मैं 11 से इसको डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा 99 और 11, 91 आ जाएगा। 99, 11 9 जा 99 आ जाएगा, ठीक है, 99 आ गया। अच्छा, 10 में से जाएगा तो 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 9 0 हो जाएगा और ये तो खत्म ही हो गया। 11 आ गया जी, है ना, ये क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको 11 से लगा दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये फॉर्म बना दोगे, ये आ जाएगा। और 7429 का आपको आसानी से कर देना है ना, 7429 ये आप सॉल्व करो। 4 तो मैंने आपको कर ही दिया, ये आप प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में बताओ कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। सेम है, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक ही का 3 पार्ट्स आपको दिया हुआ है। क्या है वो देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू एलसीएम है। तो क्वेश्चन समझ आया? कह रहे जो आपको पूर्णांक दिया है ना, जो पूर्णांकों का युग्म दिया हुआ है, जो पेयर दिया हुआ है, उसका आप पहले एचसीएफ निकालिए और फिर एलसीएम निकालिए। फिर एलसीएम अगर आपके पास आ जाता है, एचसीएफ आपके पास आ जाता है, तब आप ये वाला जो फॉर्मूला मैंने करवाया इसके ऊपर आप जांच करके बताइए कि क्या ये कहानी सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। और ये पेपर में पक्का पूछे जाते हैं, पक्का ही पक्का आप ले लो बच्चों, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। चलो, तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड अभी मैंने आपको समझाया, तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड से कर लेते हैं फर्स्ट का, ठीक है। 26 है तो 26 को करो 2 से हो जाएगा, है ना, 13 दूनी 26, ठीक है। अब तो ये 13 से ही कटेगा जी, है ना, तो 26 का क्या होगा 2 गुने 13 जी, 13 दूनी 26। अच्छा, 91 है जी, तो ये अगर 13 7 91, है ना, तो 7 से लगा दो तो 13 आ जाएगा। यानी 91 का क्या होगा 7 इंटू 13 7 91, है ना, तो 13 आ जाएगा ना 13, तो 13 आ जाएगा जी। अच्छा, अब देखो मैंने आपको समझाया था कि एचसीएफ निकालने का तरीका बताया था, एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था, कि जब भी एचसीएफ निकालना होता है ना, तो दोनों में सबसे कॉमन अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो सबसे कॉमन देखो जी, कॉमन तो यही है, आपके पास 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है ना, तो आपका एचसीएफ तो 13 आ गया जी, ठीक है। एलसीएम देख लेते हैं, तो एलसीएम में क्या होता है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, तो 13 तो है ही इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 और फिर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, तो देखो 13 दूनी 26, 26 को आप क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 7 6 42 के 2, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182, 182, यानी आपका जो एलसीएम आया 182 आ गया, ठीक है जी। तो अब आपको एलसीएम पता चल गया और एचसीएफ पता चल गया। क्वेश्चन में तो ये पूछना था ना कि एचसीएफ बताओ और एलसीएम बताओ, तो मैंने दोनों बता दिया, एलसीएम भी बता दिया और एचसीएफ भी बता दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इनटू एलसीएम है, इसे जांच भी करना है।
तो चलो, तो दो संख्या क्या है, तो एक संख्या हमारे पास 26 है और दूसरी संख्या 91 है। तो देखो 26 इंटू 91 इक्वल क्या होना चाहिए, HCF। तो HCF हमारे पास 13 है और LCM कितना है, 182 है। ठीक है, अच्छा तब इसको मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 26 को 91 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो बच्चों ये तो 6 आ गया जी, ठीक है 6 आ गया। अच्छा 6 आ गया और ये हो जाएगा 2। 9 से इसको करो तो 9 दूनी 18, 9 5 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 9 6 9 5 9 6 54 हो गया, हाथ में 5 आ गया जी, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 है ना, तो ये 23 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 6 6 3 2, ये कितना आ गया 23 66। ये क्या हो गया बच्चों 23 66, ठीक है। अच्छा ये हमारा आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है। आत्रिक 24 के 4 है ना, आत्रिक 24 के 4 हाथ में 2 तो 3 2 5, ठीक है। अच्छा 2 फिर क्या होगा 8, फिर हो जाएगा 1 तो हो जाएगा 6 4 2 6 8 5 13 के 3 2 2366। ये भी हो रहा है बच्चों 2366। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कहानी थी वो सही है। देखो ना HCF आ गया आपके पास, LCM भी आ गया, ठीक है, निकाल दिया हमने, HCF निकाल दिया, LCM निकाल दिया। अब कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल HCF into LCM है तो इसे जांच कीजिए। तो देखो मैंने जांच भी कर दिया, यानी LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। बात समझ आया? तो ये आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन का भी करना है कि पहले आप LCM और HCF निकालिए, फिर आप इस फॉर्मूले पे जांच करिए। सेम इसको भी वही करना है। तो मैंने एक आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है, ये दोनों आप खुद से ट्राई करना, और नहीं होता है तो कमेंट में जरूर बता देना। अलग वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन सेपरेट करवा दूंगा, अलग से शॉर्ट में करवा दूंगा, है ना। और आप कर लोगे, डेफिनेटली करोगे, क्योंकि इतने डिटेल में मैंने आपको समझाया है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाया है कि पहले क्या करना है, कैसे करना है, कैसे निकालना है, ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। देखो आपको कह रहा है थर्ड में अभाज्य गुणनखंड विधि, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम देखो वही बात आ गई बच्चों, वही बात हमसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड। अब तक आपके अभाज्य गुणनखंड खत्म नहीं हुआ है, अभाज्य गुणनखंड के बेस पे ही हमसे HCF और LCM पूछ रहे हैं। अब हमारे पास 3 डिजिट दे रखे है ना, और आपके ये 3 पार्ट है, एक मैं आपको करवा देता हूं, 2 आप प्रैक्टिस कर लेना। कर लोगे ना पक्का? कमेंट में लिखो यस सर करूंगा, डेफिनेटली लिखो बच्चों, करोगे, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 10th में सक्सेस पाना है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट में 12 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालो तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से कर दो 3 आ जाएगा जी, फिर ये 3 करोगे तो ये आ गया। यानी हम 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। अच्छा 15 का देखो जी, 15 का क्या होगा, 3 पंचे 15, फिर इंटू 5 ही होगा। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद 21 को क्या होगा, 7 21 तो 3 7 21 ये आ जाएगा जी, ठीक है। अब हमने क्या किया, तीनों का हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया जी, 12 का 15 का और 21 का। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो पहले HCF चाहिए, है ना, और फिर क्या चाहिए, हमको LCM चाहिए। क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है कि हमको HCF बताओ और फिर LCM बताओ। यहां जांच करने को नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप HCF निकालो और LCM निकालो। जांच करने कहता है तो जांच भी कर देते, बट ऐसा पूछा नहीं हमसे, है ना। अच्छा तो देखो जी HCF के लिए मैंने क्या बोला था, लोएस्ट पावर लो जी। लोएस्ट पावर क्या है जी, लोएस्ट पावर देखो ध्यान से, लोएस्ट पावर देखो ध्यान से, क्या दिख रहा है मुझको, सब में हमको 3 दिख रहा है जी। यहां मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, आप समझ पाओगे, है ना। ये मैंने 3 इसमें भी देख लिया, 3 इसमें भी देख लिया, 3 इसमें दिख लिया, बाकी और मुझे दिखा नहीं। 2 इसमें दिखा नहीं, किसी में 2 है नहीं जी, 7 इसमें है नहीं, 5 नहीं है, तो हमारा जो HCF बनेगा वो 3 बनेगा। HCF क्या आ जाएगा,
12, 15 और 21 का 3 आएगा। ऐसे 4 नंबर होता है, इस तीनों से ये सभी डिवाइड होते हैं, 3 से तीनों डिवाइड होगा, ठीक है। अच्छा, अब एलसीएम में आ जाओ। एलसीएम में क्या करते हैं कि सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन देखते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन तो बच्चों इसमें क्या है, 3 ही है। उसके बाद तो कुछ कॉमन है नहीं, तो जो है उसको लिख दो। 2 का पावर 2 है ना, 7 है और 5, तो बस इसको कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, 4 2 दूनी 4, 4 3 12 और ये हो जाएगा 12 और 7 पंचे 35, ठीक है। ये हो जाएगा 12 7 पंचे 35, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 35 12 को, है ना। 35 12 को मल्टीप्लाई कर दो, करो जी। तो 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 35 दूना 70 और ये हो जाएगा आपका 35। तो ये कितना हो जाएगा आपका 400, 0 7 5 12 और ये हो जाएगा 420, है ना। वो 420 नहीं बच्चों, है ना, ये आंसर वाली 420 है ना, वो वाले 420 मत समझ लेना, है ना। ये आपकी एलसीएम आया 420 यानी 420, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सेम इसी का करना है सेकंड में भी। इसका आप आभाज्य गुणनखंड फैक्टर आभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसका भी कीजिए और इसका, और वही जो प्रोसेस बताया सेम करना है। इसका भी 8 9 और 25 का क्या करना है, आभाज्य गुणनखंड करना है। आभाज्य गुणनखंड करके आप एलसीएम का मैंने तरीका बता दिया, ट्रिक बता दिया। एलसीएम का ट्रिक बता दिया कि लंबा कैलकुलेशन ना करना पड़े, लंबा चीज देखना ना पड़े, बहुत आसानी से आप कर लोगे, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बच्चों अगला क्वेश्चन, देखो बहुत हूबहू क्वेश्चन है और ये तो आप इसको वीवीआई मान के चलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कोई भी सैंपल पेपर कर लो, कोई भी मॉडल पेपर कर लो, ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में महासागर है बच्चों। क्योंकि जितने भी बुक्स आप देखते हो ना, वो सारे एनसीईआरटी के बेस होते हैं। जो भी आप पढ़ते हो, केसीसी ना पढ़ लो, आलोक का पढ़ लो, लखमीर का पढ़ो, किसी का पढ़ लो, हाँ, है ना। आप अगर आप सीबीएसई से भी हो तो आपको पता है ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है ना, बहुत, लेकिन है बहुत आसान, फॉर्मूले आने चाहिए आपको, है ना। तो देखो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो क्या है ए और बी का जो एचसीएफ है वो हमारे पास 9 दिया हुआ है ना, और ए और बी का जो एलसीएम है वो हमको ज्ञात करना। वाओ, ए और बी के एचसीएफ हमको पता है, ए और बी भी पता है, और हमसे क्या पूछ रहा है जी, हमसे क्या पूछ रहा है जी, एलसीएम बताओ। तो देखो बच्चों एलसीएम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि ए और बी का अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो और एचसीएफ ऑफ ए बी से डिवाइड कर दो, आपके एलसीएम आ जाएंगे। बताया था कि नहीं बताया था, फटाफट चैट सेक्शन में लिखो, यस सर बताया था। इसीलिए बताया था कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट कर लोगे ना तो इस क्वेश्चन को मेरा बिना सॉल्व किए ही आप सॉल्व कर लोगे। समझ रहे हो बात को, राइट। चलो तो अब देखो बच्चों, अब क्या करना अपन को, ए और बी, ए हमको पता है 306 है, अच्छा बी भी पता है 557 है, और आपको ए बी के एचसीएफ हमको दे रखा है 9 जी, तो कर दो। अब इसको डिवाइड कर दो, 3 3 9 है ना, इसको डांट करो, ये हो जाएगा 1 0 और 2 106, फिर इसको करो, कितना आ जाएगा 3 3 9 है ना, 3 3 9 आ जाएगा और 4 3 12 34 आ जाएगा। अब क्या करो, 34 मल्टीप्लाई 657, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने आंसर। इतना तो कर ही लोगे, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो और जो रिजल्ट आएगा वही आपका प्यारा सा एलसीएम हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, कर लोगे ना, इतना तो करोगे, इतना तो करोगे, इतनी तो प्रैक्टिस आपका भी दायित्व बनता है कि नहीं, बनता है ना, दैट्स गुड। आप भी प्रैक्टिस करो बच्चों, है ना। चलो, जब तो आपको और अच्छे से एकदम मजा आएगा पढ़ने में, जब खुद से भी प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत मजा आता है बच्चों, राइट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 to the power n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखो शून्य पर समाप्त कौन कौन संख्या होता है, तो सबसे पहले देखो, अगर आप 10 ले ले तो शून्य पे समाप्त हो सकता है, 20 लोगे तो शून्य पे समाप्त होगा, है ना, 190 लेते हो यानी शून्य पे समाप्त वो संख्या होता है, ये है शून्य पे समाप्त। लेकिन हमें क्या कह रहा है, क्या 6 to the power n शून्य पर समाप्त हो सकता है। समझिएगा बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है
और बच्चे स्टेटमेंट पे गलत कर जाते हैं, लेकिन आप गलत नहीं करोगे। मैं आपको पहले समझाऊंगा भी और फिर इनके स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, जिससे आपको एकदम मजा आ जाएगा, बोलोगे वाओ, राइट। तो चलिए देखते हैं, समझिए पहले। तो कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होता है। जैसे अगर मान लो मैं 10 ले लिया हूं तो ये देखो 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं आपको 200 ले लिया हूं, देखो 0 पे समाप्त हो रहा है, ये भी 5 से हो रहा है। अब कोई भी नंबर सोचो, कोई बच्चा कहता है सर हम तो ये सोचेंगे, सोच लो, जो सोचना है सोचो, लेकिन जो भी संख्या लास्ट में 0 होगा वो संख्या 5 से डिवाइड होगा ही होगा, यानी उसका यूनिट संख्या 5 होना चाहिए, उसका बेस 5 होना चाहिए, तब वो नंबर क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ आया क्या कि अगर 5 का बेस नहीं बनता है तो कभी भी 0 पे समाप्त हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर वो 5 आ जाता है उसका बेस में तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए तो आते हैं अब अपनी कहानी पे। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं बच्चों, रफ कर पाता हूं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब आ जाओ जी, 6 का पावर क्या दिया है मुझको, n दिया हुआ है। 6 टू द पावर क्या है, n। तो किसी के पावर n होता है, यानी उसका पावर बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट्स होता है ना, क्या होता है, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। देखो 6 का पावर क्या है, 6 का पावर क्या है बच्चों हमारे पास, 6 टू द पावर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है ना। तो n कह रहे हैं कि क्या शून्य पर समाप्त हो सकता है, हो सकता है क्या, तो इसका पहले फैक्टर लिखना पड़ेगा हम लोगों को। फैक्टर कैसे लिखेंगे वो बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। तो फैक्टर के लिए हमें क्या करना है, फैक्टर के लिए हमें क्या करेंगे बच्चों, देखो है ना, 6 टू द पावर हम n ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप करते हो कुछ ऐसे फॉर्मेट में, ये जो है लैग कर रहा है बच्चों थोड़ा सा, मैं 1 मिनट जी बच्चों, ये आ गया हमारा 6 का पावर n। तो हमें क्या करना है, इसको फॉर्मेट बना के लिखना है। तो देखो 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 6 का फैक्टर 2 into 3 हो सकता है क्या, 6 को ऐसे लिख सकते हो ना, यस, तो ऐसे लिख दो, 2 into 3 लिख दो, और इसका पावर क्या लिख दोगे, n लिख दो जी, ठीक है। अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का पावर n और 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, n। अब देखो इसमें हमें कहीं तो 5 दिखा ही नहीं, 5 बेस तो दिखना चाहिए। आपने पढ़ रखा होगा कि क्या होता है, ये होता है बेस और ये होता है इसके पावर कुछ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिसको आधार बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, आधार। और ये क्या होता है हमारा पावर, जिनको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अगर हमारा फॉर्मेट 2 का पावर n 5 का पावर n है, इसका मतलब हमें क्या है, ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका बेस 5 आया ही नहीं, 5 आया नहीं तो 0 कहां से बनेगा, 5 आएगा तभी तो 0 लेके आएगा ना जी। कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब उसका यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, बट ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इसका बेस 5 आया ही नहीं। इसका मतलब है कि ये कभी शून्य पे समाप्त होगा ही नहीं, झंझट ही कभी नहीं होगा जी, राइट। इसके बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो अब आप इनके स्टेटमेंट को समझो बच्चों, है ना। अब इसके स्टेटमेंट को समझो कैसे लिखना है, स्टेटमेंट समझो। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा इनका जो स्टेटमेंट को देखना कि स्टेटमेंट कैसे लिखा जाए। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। इट मींस ऐसे आपको 1 मिनट जी, इसका जो स्टेटमेंट है बच्चों आपको कैसे लिखना है, ये लिखना है। क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होता है, जो मैंने आपको डिटेल समझाया उसको हमने एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है कि वो संख्या 5 से विभाजित होती है, इसलिए उनके अभाज्य गुणनखंड का संख्या 5 होनी चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं ना, हमने जो किया बच्चों वो तो यही किया है ना, फैक्टर 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर n, तो ये फॉर्म आ गया। जो यहाँ पर हमने 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 ही हमको मिला, 5 तो मिला नहीं ना, 2 और 3 ही मिला। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी 6 टू द पावर n की प्राकृतिक संख्या n के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ लो, तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पे और भी मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं। 4 का पावर n पूछा जा सकता है, 11 के पावर n पूछा जा सकता है, 7 के पावर n पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको भर भर के पूछे जाते हैं इन्हीं के बेस पर।
और आपको बस ये स्टेटमेंट लिख देना है, इसका फैक्टर बना देना है ऐसे वाले फॉर्मेट में, और ये स्टेटमेंट लिख देना है, कहानी खत्म, आपके आंसर आ जाएंगे। और इतने लिखोगे आपके पूरे मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि आपको ये जो नंबर दिया है और आपके पास ये जो नंबर दिया हुआ है, क्या ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो देखो बच्चों मैंने आपको समझाया भी था कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या वैसे संख्या होता है जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा मल्टीपल्स होते हैं, 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। तो चलिए यही अगर पता चल जाए हमें तो हम कर सकते हैं। तो पहले इसमें पता कर लेते हैं। तो अपने पास क्या दिया है, 7 11 into 13 और प्लस 13 दे रखा है। तो देखो जी इसमें अगर आप ढूंढते हो तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, 7 into 11 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा भाज्य संख्या है। 13 भाज्य संख्या है जी, है ना। इसमें क्या होगा, 13 जो है आपका क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, यानी ये भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 13 का मल्टीपल्स बहुत सारे है ना, तो 13 आ जाएगा, मतलब ये भाज्य संख्या है। क्यों है ये, क्योंकि उसी का तो कॉमन पार्ट है। अच्छा इसमें आ जाओ जी, इसमें आ जाओ 7 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करके तो लिख ही सकते हो ना जी, लिख दोगे ना। 13 इंटू क्या हो जाएगा, 77 है ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना 13 इंटू 77, राइट। तो ये आपके नंबर आ जाएंगे जो 13 से डिवाइड होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो देखो जी 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लो, है ना। कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 6 4 3 2 1, लिखो ना लिखो बराबर ही पड़ता है, और प्लस 1 आ जाएगा। बस अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऐड कर दो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पे हमने कुछ तो मिस्टेक किया है ना जी, कॉमन लिया ना, कॉमन लिया ना, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, और यहाँ पे प्लस 1 भी तो आएगा ना जी, क्या आएगा, प्लस 1 तो आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या होगा आपका, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा प्लस 1 कर देना, है ना, तब जाकर के आएगा, क्योंकि कॉमन लिया तो इसका 1 तो आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके 5 से जो रिजल्ट आएगा सबको मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। इसका मतलब हमने क्या समझा कि ये 5 का ही तो सारा मल्टीपल्स है, यानी 5, यानी ये जो हमारा 13 भाज्य संख्या है, यानी ये जो नंबर है उसका भाज्य संख्या 13, यानी 13 से पूरा विभाजित हो जाएगा और ये 5 से हो जाएगा। तो 5 और 13 आपका भाज्य संख्या, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हो ये सभी क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ जी, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है, उनके चारों ओर वृत्ताकार पथ है, यानी एक सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी मान लो यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, कौन, सोनिया भी और रवि भी, और सेम टाइम में, तो यहां से वो चल रहा है, तो एक को कितना लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, और एक को कितना लग रहा है बच्चों, 12 मिनट लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों का अगर आप एलसीएम निकाल देते हो ना तो आपके आंसर आ जाएंगे, है ना। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, समझ आ गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। यानी आपको 18 मिनट जो है ना, 18 मिनट का क्या करना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करोगे, उसका फैक्टर बनाओगे, फिर 12 का
अभाज्य गुणनखंड से उसका फैक्टर बनाओ, फिर आप दोनों में कॉमन लेकर के एलसीएम निकाल दोगे, है ना। ये चीजें तो मैंने आपको बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से करवाया भी है ना। चलो तो देखते हैं बच्चों, और इसको करके देखते हैं कि सबसे पहले अभाज्य, तो 18 का निकाल लो पहले। 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 2 से लगाओगे तो 9 दूनी 18, फिर क्या आ जाएगा 3, ये 3, यानी हम ये कह सकते हैं 18 का क्या हो गया 2 × 3 के पावर 2। अच्छा, उसके बाद 12 है बच्चों 12, तो 2 इसको करोगे तो 6, फिर क्या करोगे 2 से, तो ये 3 आ जाएगा, यानी हम 12 का क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 और 3 का पावर 1। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था, एलसीएम चाहिए था, है ना, तो ये सेम पॉइंट निकालना है ना। तो एलसीएम में क्या बोला था कि जो हाईएस्ट पावर दोनों में आता है वो कॉमन पार्ट ले लो। तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 लिख दो, और इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 लिख दो। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, 9 चौका 36। 36 मिनट बाद दोनों एक जगह पे मिल जाएगा। क्या होगा बच्चों, 36 मिनट बाद कह रहे हैं ना, कह रहे दिशा में चलती है तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे दोनों मिल जाएंगे। तो क्या लिखोगे 36 मिनट होगा बच्चों, 36 मिनट है ना, क्या है 36 मिनट ही तो दे रखा है ना, कितने समय बाद। ठीक है, तो 36 कितने मिनट लगता है, हाँ 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद क्या होगा बच्चों, जो सोनिया और रवि दोनों एक दूसरे से मिल पाएगा। क्या किया हमने, स्टेटमेंट को समझा और उनके अकॉर्डिंग जो कह रहा था मैंने कर दिया, एलसीएम निकाल, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम था, सेम समय पे चल रहा था, लेकिन उनको चलने में थोड़ी सी स्पीड में प्रॉब्लम्स होगी जिस वजह से ज्यादा लगा, यानी 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिल पाएगा। आई होप ये बात आप समझ पाए होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। अच्छा, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो एक्सरसाइज था आपका 1.1 ये कंप्लीट होता है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, और तब तक के लिए आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। आई होप ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हम उन कमेंट्स को पढ़ के आपके लिए अगले लेक्चर बहुत इससे भी सुपर बनाने का कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।